बिहार की राजनीति में बहुत उथल-पुथल मचा हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर राजनीति के आज के डेट में जो मायने नजर आ रहे हैं, वो विकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं। लोग विकल्प की बात कर रहे हैं क्योंकि लोग ऊब चुके हैं कि जो पुरानी जो राजनीति होती थी और आज की जो राजनीति है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब भी लोगों के बीच जाता हूं तो एक समझ में नहीं आती है बात कि लोग क्या चाह रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो अभी प्रेजेंट के नेता हैं वो जो उन्होंने जो काम किया है वो अच्छा है, कोई कहता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जब नेता पर्टिकुलर किसी की बात करते, किसी का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि अभी मुझे लगता है सोचने की बात है। अब बिहार की राजनीति में एक और नया चेहरा जो उभर कर आ रहा है, जिसका सभी जगह पर सिक्का बोल चुका है, पिछले कई चुनावों में देखने को मिला, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा उभर कर आए हैं। हालांकि वो बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, बड़े-बड़े उन्होंने कैंपेन किए हुए हैं और जन सुराज की पदयात्रा भी पूरे बिहार में की। अब प्रशांत किशोर को लेकर आज की राजनीति क्या कहती है, इसको लेकर हम चर्चा करने के लिए बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो प्रशांत किशोर के फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर गाजी, जो कटिहार के बड़े ही फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। और हमारे साथ एक यंग जर्नलिस्ट है आदर्श सिंह, जो पटना से जुड़े हैं हमारे साथ और काफी पॉलिटिकल मायनों की जानकारी रखते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास डिबेट में। मैं शुरुआत करूंगा आदर्श जी से। और आदर्श जी से मेरा पहला सवाल यह है कि जो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जिस तरह से उभर कर आए हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात रखने का मौका देने के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर जो है बिहार के लिए एक उम्मीद का किरण है, लेकिन अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, अलग अलग चुनावों में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, अलग अलग पार्टियों के साथ काम करके उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। आवाज आ रही है क्या मेरी? बीच में थोड़ी आवाज कट गई थी। जी 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 आदर्श जी बोलिए। वही मैं कह रहा था। तो बिहार एक ऐसी जगह है जहां उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यहाँ विकल्प भी यहाँ पे विकल्प बनना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ लोग जज बहुत करते हैं। आप जब ग्राउंड पे जाएंगे, आप जाते हैं, देखते हैं चीजों को, तो लोग है कहते हैं प्रशांत किशोर ये कर पाएंगे क्या, प्रशांत किशोर से हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी भी बिहार के जो लोग हैं, इसको आप दुर्गति मानिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो पब्लिक जो है कंसीव करने में संकोच कर रही है, उसको उसकी एक्सेप्टेंस कम है। एक शंका के दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं कि इनसे हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए, जो काम लालू यादव नहीं कर पाए, जो काम भाजपा नहीं कर पाई, क्या एक नई पार्टी बिहार में आके कर पाएगी? क्योंकि टिकट वितरण के दौरान जो कुछ भी हुआ उनके टीम में, उनके नेताओं ने जो आपसी विरोध वहां पे हुआ, कुर्सियां चली और बाकी जो चीज चली, इससे एक अविश्वास जो है पार्टी पे तो बना है कि क्या प्रशांत किशोर इतनी बड़ी पार्टी चला पाएंगे, और पार्टी को मौका मिल गया तो क्या वो सरकार चला पाएंगे। मैं यहीं से थोड़ा सा अब डॉक्टर गाजी के पास जाता हूं। सर, अविश्वास कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जो जिनकी भूमिका बिहार में एक अलग तौर पे देखी जा रही है, कुछ लोग तो बहुत बात कह देते हैं, कोई वोट कटवा कह देता है, कोई कुछ कह देता है। उपचुनाव भी अभी आप देख रहे हैं कि बेलागंज में और इमामगंज में हो रहा है। तो प्रशांत किशोर जैसा कि सर कह रहे हैं, और हमने भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो हमने भी देखा कि ये कंसीव नहीं कर पा रहे। ये अविश्वास किस लिए है और क्यों है? अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से मुझे जोड़ने के लिए और इस डिबेट में महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनने के लिए। जी जी। अभी जो ये चर्चा चल रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने भी पूछी कि इतना अविश्वास क्यों, तो ये शब्द का चयन थोड़ा सा उचित नहीं है। अविश्वास
उनके प्रति है जिनके प्रति पहले विश्वास रहा हो। तो जो आदमी यहाँ की राजनीति में, बिहार की सक्रिय राजनीति में था ही नहीं, तो वो विश्वास और अविश्वास का पात्र ही नहीं बनता है। लेकिन जी अगर जी इसको उस मंतव्य, जिस मंतव्य से कहा गया उस पर ध्यान दें, तो आप देखिए कि बिहार में जो स्थिति है वो 4 धुरियों पे वोटिंग होती है। एक होता हम्म है बीजेपी को जिताने के लिए या उसके सहयोगियों को जिताने के लिए, एक होता है आरजेडी को जिताने या उसके सहयोगियों के साथ उसको जिताने के लिए, एक वोट होता है बीजेपी को हराने के लिए, एक वोट होता है लालू यादव को हराने के लिए। ये 4 धुरियां काम करती हैं बिहार में वोटिंग। अब ये जो प्रक्रिया है, इसमें जब आप जाते हैं तो मैदान में, तो ऐसे चारों लोगों से मुलाकात होती है आपकी। तो जी, जो बिल्कुल वो 2 बिल्कुल। लोग हैं जो हराने के लिए वोट करते हैं, वो लोग विश्वास करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन जो लोग किसी को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं, उनका लगाव उसके प्रति है, तो उसको मिटाकर कुछ लिखना वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो लोग असंतुष्टि के कारण दूसरे को वोट हराने के लिए या खौफ से वोट कर रहे हैं, वो लोग बात समझ रहे हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, जिसका सर आप सवाल यहीं फिर घूम फिर के आ जाता है कि असंतुष्टि वाली बात चलिए पब्लिक के नजर में तो जो है सो है, लेकिन असंतुष्टि तो पार्टी के खुद के लोगों के बीच में है। जब एक पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो दूसरा जो आपका व्यक्ति है वो कहता है उससे सहमत नहीं होता है, तो असंतुष्टि तो पार्टी से शुरू होती है, जनता की तो बात बाद में आती है। तो जो पार्टी के लोग हैं देखिए, वो क्यों असंतुष्ट है एक हाँ, दूसरे से? और लगभग नहीं मुझे ये सभी कैंडिडेट दिखाई देते हैं प्रशांत किशोर में। ये असंतुष्टि नहीं है, ये लोगों की अपनी दावेदारी है। हर आदमी जो राजनीति में है, उसमें से बहुत सारे लोग की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ लोग उसमें महत्वाकांक्षी होते हैं, और कुछ जी लोग अपनी शक्ति को पहचानते हुए उसे अपना हक समझते हैं, और कई जगह पर यह वास्तविक हक भी होता है। तो उसमें आदर्श एक जी जगह जी पे जी नई पार्टी है, और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है जनसुराज में कैंडिडेट चुनने की, तो उस प्रक्रिया का जो पूरा प्रारूप है, वो पूरा प्रारूप अपनाने का समय इस विधानसभा चुनाव जो अभी हो रहा है, उपचुनाव, उसमें नहीं था कि आपको 6 महीना पहले 5 पोटेंशियल कैंडिडेट के नाम बता दिए जाएंगे, वो अपना क्षेत्र में काम करेंगे, और उसके बाद फिर जो सदस्य हैं वो बताएंगे कि इनमें से कौन बेटर कैंडिडेट है। तो उसके लिए समय नहीं था, तो ये सभाओं में ही होनी थी। तो सभा में जब इस तरह से होगी, तो सभा में थोड़ा सा असंतोष मौखिक रूप से खुल के आता है। तो ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है या ऐसी घटना नहीं है जिसको अप्रत्याशित कहा जाए। ये सब संभावना थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से सब एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं और सौहार्दपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं आदर्श जी। चूंकि बिहार की राजनीति को हमने आपने बचपन से देखा है, लालू यादव के का समय भी हमने और आपने शायद देखा ही होगा, भले ही उतने बड़े लंबे पैमाने पे नहीं देखा होगा, लेकिन एक जरूर एक छोटी सी जो टच जिसको कहते हैं वो टच करके निकली होगी हमारी हमारे बचपन की यादों में। तो उस समय की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है ये घूम फिर के जात पात पर आ जाती है। प्रशांत किशोर जब पार्टी बनाने निकले थे या जनसुराज पैदल यात्रा पे निकले थे तो उन्होंने बीच जाके कहा था हम जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर जब बेलागंज या इमामगंज में जब उन्होंने पार्टी का वितरण किया तो वो एक जगह कहते हुए दिख रहे हैं कि हमने मुस्लिम समुदाय से आपके बीच इनको चुना है। तो मेरा सवाल गाजी सर से भी है कि ये मुस्लिम समुदाय का वर्ड यूज करना कहां तक सही है? क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, तो प्रशांत किशोर तो वहां सीधा कह सकते थे कि हमने इतने सारे लोगों में से इमामगंज से इनको चुना है, इनकी जो काबिलियत है उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा थी और सबके सहयोग से या सबके मंतव्य से हमने इनको चुना है, इनका कैटेगरी हमने अलग करके रखा और देखा कि ये सबसे सटीक उम्मीदवार बैठते हैं। तो ये बात जचती भी, लेकिन फिर उन्होंने मुस्लिम समुदाय का नाम लेना कहां तक ये जायज है जब आप ये कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति से दूर है? आदर्श जी मैं आपसे एक बार लेना चाहता हूं इस पर टिप्पणी। अच्छा, ठीक। इसमें इसमें जो है 2 बातें हैं।
पहली बात जो है वो मैं बिहार के दृष्टिकोण से रखूंगा, जिसमें एक शब्द है कि जाति जो है वो जाति नहीं। बिहार से जाति शायद ही चली जाए। बिहार के खून में जातिवादी हो चुका है। बिहार का जो राजनीतिक डीएनए है वो जातिवाद से ही शुरू होता है। तो ये बिहार के लोगों की कमी है, ये बिहार के लोगों की गलती है। चाहे वो प्रशांत किशोर आएंगे, चाहे कोई भी आएंगे, उनको यहाँ जातिवाद पे बोलना ही पड़ेगा। जातियों के हिसाब से टिकट का वितरण करना ही पड़ेगा, धर्म के हिसाब से टिकट का वितरण करना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा सवाल बस यही है कि आखिर में हम अगर कहते हैं कि बदलाव लाने की बात करते हैं, प्रशांत किशोर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी रैली करते हैं या जनसभा करते हैं बदलाव की बात करते हैं, तो हम जात पात की राजनीति से निकलकर बदलाव इसमें क्यों नहीं कर पा रहे? आप कहते हैं कि हम अलग लोगों को निकाल के लेके आएंगे। गाजी सर, सवाल आपसे, क्योंकि आप भी एक जी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुसलमान समुदाय से आते हैं, सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम बदलाव की राजनीति करेंगे, तो फिर बदलाव जात पात की राजनीति में क्यों नहीं दिखती? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये मैसेज जाना चाहिए लोगों के बीच। प्रशांत जी ने दो बातें कही। एक कहा है कि मुझे जात में विश्वास नहीं है और जातीय बिल्कुल आधार पर बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बिहार के परिदृश्य में जिस तरह से लोग जातीय आधार पर पीछे छूटते चले गए हैं, तो उन्होंने ये बात भी कही है कि लोगों को उनकी जो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी दी जाएगी ताकि ये असमानता खत्म हो जाए। तो ये जातिवाद से लड़ने की और जाति से बाहर निकलने की लड़ाई बहुत लंबी चलनी है और बहुत संगठित रूप से चलेगी, तभी ये जल्दी खत्म हो सकती है और उसमें हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि ये लगभग 11-12 लाख वोटर हैं चारों विधानसभा में और चारों विधानसभा मिलाकर के लगभग 2.25 लाख मुसलमान वोटर हैं। तो 4 में से एक सीट अगर जहां उन चारों में सबसे ज्यादा मुसलमान है, इसलिए उसे दे दी गई कि हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए। 18%, 20% आबादी है आपकी, तो 4 कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो एक कैंडिडेट आपको उसमें हिस्सेदारी देने के लिए देना चाहिए। तो बेलागंज में ये चारों के मुकाबले सबसे ज्यादा मुसलमान थे, तो ये तय हुआ कि मुसलमान को यहां से चुना जाए। तो प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी जात का है और हर जात में कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो बेहतरीन है ना? तो वो तो फिर ये उसमें बात तो उन्होंने एमवाई चुना। समीकरण का नाम लेते हुए लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं कि मुस्लिम यादव को साथ करो। आपने सुना ही होगा बिल्कुल उनका बिल्कुल। एक हाँ, तो मैं स्टेटमेंट बता आया रहा था, हूँ भूरा बाल कि साफ वही करो। बात तो कह रहे हैं, वही बात आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो प्रशांत जी कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव ये कहाँ कहते हैं कि यादव समाज का जो सबसे बेहतरीन लड़का होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, वो नेता बनेगा। वो तो कहते हैं कि मेरा इसमें बेटा नेता बनेगा, इसमें यादव लोग एक इसमें हो मैं जाओ, वोट दो। एक बात तो जी ये हुआ आदर्श जी जातीयता कुछ ना। कहना चाह रहे हैं। आदर्श जी कुछ एक कहना बात चाह रहे मैं हैं जी। हाँ, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जो एक मैंने बिहार के लोगों की बात तो बता दी। अब दूसरी बात जो ये थी वो ये है कि प्रशांत किशोर थोड़े जल्दी में, जब वो बदलाव की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, और फिर वो धर्म के आधार और जाति के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, उनके बयानबाजी, उनके फोटो, उनके वीडियो, उनके दौरा से सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। तो इससे साफ दिखता है कि वो बदलाव नहीं चाह रहे हैं। वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत ले, वो बता दे, वो खुद को साबित करने में लगे हैं कि प्रशांत किशोर आया है, यहाँ काम किया है, तो हम पहले ही चुनाव में कुछ कमाल कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो वो सरकार बनाने की राजनीति कर रहे हैं। बदलाव की राजनीति ऐसे नहीं होती है। बदलाव एक बेहद सतत प्रक्रिया है जो लंबा समय लेता ही लेता है। लंबा समय लेता है, बिल्कुल। कोई भी बदलाव, किसी भी इतिहास, कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, या मौजूदा समय का कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में राजनीतिक बदलाव हो गया हो, बहुत जल्दी में किसी राज्य का विकास हो गया हो, किसी राज्य की दशा दिशा बदल गई हो। ऐसा नहीं होता है। तो ये हड़बड़ी में है। इस हड़बड़ी को प्रशांत किशोर ठीक कर ले, बाकी करते रहे राजनीति। लेकिन ये धर्म की राजनीति तो कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जात की राजनीति तो कर रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा इसका सकता। एक उदाहरण डॉक्टर गाजी, मैं आपको एक और उदाहरण उनका देता हूं। आज का ही उनका एक बयान आप ले लीजिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेशर्म है, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, सीएए और एनआरसी का भाजपा के साथ रह के समर्थन करते हैं। तो
मुसलमान वर्ड कहना, ये बार बार कहना, ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब सीए और एनआरसी की बात आती है तो असल मुद्दों को आप रखिए ना, आप मुसलमान वर्ड क्यों यूज करते हैं? देखिए क्या ये प्रशांत इसलिए किशोर के लिए जरूरी ये हो। मुसलमान हाँ, वर्ड एक ट्रम्प कार्ड की तरह है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रम्प कार्ड तो जिसके लिए है वो सब लोग जानते हैं कि किसके लिए ये ट्रम्प कार्ड है। लेकिन ये वास्तविकता है कि देश में जो एक महत्वपूर्ण आबादी है, बिहार में एक बड़ी आबादी है, और वो सबसे पिछड़ी कम्युनिटी में आती है। तो एक 20% का हिस्सा आपका अगर विकास नहीं करता है और आप बाकी सबका विकास कर ले जाते हैं, तो अभी आप बहुत विकसित नहीं हो पाएंगे। तो उनको जो पीछे खड़े हैं उनको आगे लाना होगा, और जो पीछे खड़े हैं उनका नाम लिए बिना उनको आगे ला पाना संभव नहीं है। इसलिए कई जगह नाम लेना पड़ता है, जो कई बार आपको अप्रासंगिक लगता है राजनीतिक रूप से, या अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये वक्त की जरूरत है, उनको आगे लाने के लिए उनका नाम लेना पड़ेगा, दलितों का नाम लेना पड़ेगा, आपने मुसलमानों का आपने नाम लेना विकास की पड़ेगा। बात की सर। मैंने प्रशांत किशोर जी की जनसुराज की जो स्थापना दिवस थी उसमें भी मैं मौजूद था। वहां पे मैंने खुद भी चीजों को मॉनिटर किया। मैंने देखा कि वो रोजगार की बात करते हैं कि कम से कम पलायन हो, युवकों का पलायन ना हो सके। अगले साल छठ में जो युवक आए घर, वो दोबारा जाए नहीं वापस, 12,000 की नौकरियां दे देंगे। सारी बातें सही हैं, रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। रोजगार किस इंडस्ट्री में होनी चाहिए, इस बात पे कोई बात नहीं करता। कहां से लाएंगे रोजगार? हाँ, बिल्कुल। रोजगार, आपने दो शब्द का प्रयोग किया, रोजगार और नौकरियां। नौकरियां शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है प्रशांत जी द्वारा या जनसुराज के किसी मंच द्वारा। रोजगार की बात कही गई है, और उन्होंने हमेशा एक बात कही कि रोजगार के लिए उनको अगर दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक एजुकेशन और स्किल, और दूसरा पूंजी। जी। तो जो अब 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, उनको अब आप क्या एजुकेट कर पाएंगे? तो उनको आप पूंजी दीजिए। तो पूंजी दीजिए, इतनी पूंजी दीजिए कि वो इतनी कमाई कर सकें कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीना आसानी से कमा सकें, घर पे रह के कमा सर, सकें। जब तो ये सरकार पूंजी। बैठ के हाँ, आपको फ्री में अन्न दे रही हो, फ्री में अनाज दे रही हो, वो लड़का क्यों जाएगा कमाने के लिए? सवाल तो ये भी है ना। नहीं नहीं, उस आप पर भी तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि जब किसी को फ्री में अनाज मिलता है, मैंने तो खुद भी देखा, बहुत सारे न्यूज चैनल में वैकेंसी निकली थी, या मेडिकल फॉर्म में वैकेंसी निकलती है, लड़के सेल्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि भाई सेल्स की नौकरी है, टारगेट वाली नौकरी नहीं करनी है। रोजगार तो है लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को आराम चाहिए। ये भी बात है सर, प्रैक्टिकल मैं फेस कर चुका हूं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं आपको। हाँ, तो नहीं वैसे ठीक केस में बात तो है। वैसे केस में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी पे बात नहीं करते, तो वो नहीं कहीं नहीं, ना कहीं स्ट्रेटजी पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट बात करता कर, है। बिल्कुल स्ट्रेटजी पे भी बात करते हैं। हो सकता है आपकी नजर नहीं पड़ी हो, उन्होंने एक बात और कही है कि फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में पूरा विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे, जिसमें कौन काम कैसे किया जाएगा, उसके लिए स्रोत क्या होंगे और क्या रास्ता अपनाया जाएगा, वो भी बताया जाएगा। लेकिन संक्षेप में आदर्श जी, उन्होंने एक बात बताई। कितने सहमत हैं आप डॉक्टर गाजी से? संक्षेप बीइंग में एक बीइंग बात और बीइंग बताई है जी जी जिसे आपको जी जी जानना जी जरूरी है, कि जी जी एक सीडी रेशियो होता है बैंक में, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जी जी जो बिहार में लालू जी के समय में 18% थे, अभी वो बढ़ के 40% हुई है। लेकिन कानूनन जो कानून बना हुआ है उसमें वो 70% होना चाहिए कम से कम। ये वो चीज है कि जो बैंक में पैसे बिहार स्टेट के लोग या किसी भी स्टेट के लोग अपने बैंक में जमा करते हैं, उस बैंक में जमा राशि उस स्टेट के लोगों द्वारा जमा किया गया राशि का कम से कम 70% वहां के लोगों को ही ऋण के रूप में दिया जाना है, जो अभी बिहार 40% दे पा रहा है, और यहाँ के सारे 70% पैसे देना चाहिए। बाहर चले जा रहे हैं। जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस सब में 90% से लेकर के 102% तक सीडी रेशियो है। और ये जो पैसा मार्जिन बच रहा है, ये बिहार के बजट से ज्यादा है, यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ आप इस पर अमल करा लें, और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो कमेटी होती है स्टेट की, उसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, तो उसके हाथ में है, वो कंट्रोल आदर्श कर जी सकता कितने है इसको। सहमत हैं डॉक्टर गाजी से आप?
देखिए, बार बार जो बात है वो उपचुनाव पे आके अटक जा रही है कि आप विजन डॉक्यूमेंट जो है वो फरवरी में लॉन्च करेंगे, आप बाद में बताएंगे कि आप क्या करेंगे। तो उपचुनाव लड़ने की जल्दी क्या थी? मतलब ये जल्दी उपचुनाव क्या थी, लड़ना क्यों? बिल्कुल। आप जब तक एक आप ये एक नहीं एक बताएंगे आदर्श कि जी, आप एक क्या चीज करेंगे। और, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं। शराबबंदी जब मैनिफेस्टो बनता है, जब आपने पहली बार पॉलिटिकल पार्टी बनाई, तो बट ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टी आप बना रहे हैं तो आप पहले ही अपना विजन क्लियर करेंगे कि मैं ये काम करने वाला हूं। और जब आप पहली बार मंच पर आए और आपने कहा कि हम जनसुराज को एक पार्टी का रूप दे रहे हैं, तो आप पहली बार जब अपनी कंपनी का विजन बनाते हैं, एक मिशन बनाते हैं, उसमें आपने 5 चीजें गिनवाई, लेकिन शराबबंदी का कहीं जिक्र भी नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। वही वही बात है, चूंकि ये तो जल्दी में लिया कदम है। इससे बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। क्यों चुनाव ये लड़ना था, लड़वाना था। आप देखिए, प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार हैं और किसको टिकट देना है, कौन चुनाव लड़ सकता है, इसकी जानकारी नहीं थी, उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा। आखिर इतनी बड़ी भूल एक प्रशांत किशोर जैसे लोगों से कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, बेलागंज में अगर कहा जाए तो एक तरीके से क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को टिकट दिया गया है। एआईएमआईएम के मेरा मेरा कैंडिडेट अगला को सवाल इसी पर था। जी जी, जी, जी। वहां पे प्रचार नहीं किए करने दिया गया, उनके गांव में भगा दिया गया। तो ये कैसे बदलाव की राजनीति है? ये को किस तरीके के लोकतंत्र की स्थापना करेंगे? ये सुंदर लोकतंत्र की बात करते हैं, ये वैसे लोकतंत्र की बात करते हैं जहां एक दूसरे का सम्मान होगा, जहां अच्छे से लड़ाई होगी और विकास की बात होगा। ये और और कौन सी और विकास की प्रशांत बात किशोर है को विकल्प के जहां तौर पे झगड़ा इसलिए भी तमाशा देखा चल जा रहा है? रहा है, और प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पे इसलिए भी देश में देखा जा रहा है कि कुछ दूसरे जो अभी तक के जो राजनीति में नेता लोग हैं, उनसे थोड़ा अलग है वो। बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोग तो कर ही रहे हैं ना, बाकी लोग तो लड़ाई कर ही रहे हैं, झगड़ा कर ही रहे हैं, जातिवाद कर ही रहे हैं, धर्मवाद कर ही रहे हैं। दबंगई और कर ही रहे हैं, अपराधी को बाहुबली वाला चेहरा दिखा ही रहे हैं। अपराधी को टिकट दे ही रहे हैं। तो जब प्रशांत किशोर भी अपराधी को टिकट देंगे, जब प्रशांत किशोर के सभाओं में भी जब कुर्सियां चलेगी, जब प्रशांत किशोर भी धर्म देख के, जाति देख के टिकट देंगे और खुले मंच पे जातियों का और धर्मों का और नाम प्रशांत लेंगे, किशोर को वहां से हटना पड़ा, वहां से जाना पड़ा। बिल्कुल। तो ये बदलाव की बयार कहाँ से आएगी? ये बदलाव, अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो पेशेंस तो रखना चाहिए था प्रशांत किशोर को। तो ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की। ये जल्दीबाजी तो दिख गई। ये जो एक उम्मीद लोगों का जुड़ रहा था कि प्रशांत किशोर पॉजिटिव राजनीति करेंगे, कुछ सकारात्मक राजनीति देखने को मिलेगा, वो नहीं होता है कि सेमीफाइनल में ही वो गड़बड़ खेल गए, बहुत खराब खेल गए। मतलब इतने खराब खेल की उम्मीद प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो अब राजनीतिकार हो गए हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये उम्मीद ओवर कमजोर ओवर पड़ ओवर गई। टू गाजी सर, ओवर टू गाजी सर। गाजी सर, ये सवाल मेरा भी था और मैं इसमें एक छोटा सा चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैं थोड़ा आपको दिल्ली के सिनेरियो पे लेके चलता हूं। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जितने भी लोगों को चुना, उनमें उन्होंने सभी फ्रेश लोगों को लिया। प्रशांत किशोर भी पदयात्रा करके आए, सब कुछ उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया, सारे सिनेरियो को समझा। बावजूद उसके उन्हें उन्हीं लोगों को टिकट देने की क्यों जरूरत पड़ी? वो जो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो दूसरे दल के नेता हैं, उनको लाके आपने शामिल कर लिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब आप पूरा बिहार घूम रहे हैं? आपको क्या, आपने खुद कहा कि यादव से कोई जो अच्छा लड़का हो, जो उम्मीदवार जो जायज उम्मीदवारी रखता हो, उसको चुनकर लाएंगे। तो क्या आपको इतना बिहार घूमने के बाद भी लोग नहीं मिले? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात आपने इसमें उठाई। एक उठाई कि क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड किसको कहते हैं? क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब है या तो वो सजा याफ्ता हो या समाज उसे क्रिमिनल मानता हो, सजा नहीं भी हुई हो लेकिन समाज उसे क्रिमिनल मानता हो, या वो सजा याफ्ता हो। बाकी केस किसी पर होना और उसका इन दोनों चीजों से अलग होना उसे क्रिमिनल करार नहीं देता है, सामाजिक रूप से भी नहीं और कानूनी रूप से भी नहीं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिन पर अगर कोई क्रिमिनल केस है, तो वो उनका बारे में पूरे इलाके में कहीं कोई ऐसा वक्तव्य नहीं मिलता है, कोई ऐसा सुझाव नहीं मिलता है जिसमें कहा जा रहा हो कि ये उस विचारधारा के हैं, है ना।
तो ये जी महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि दूसरा हिस्सा क्या था इसका, मैनिफेस्टो जो था आपका, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये 5 डिटर्मिनेशन है। और इस 5 डिटर्मिनेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो पहली बात है बच्चों की, कि 15 साल के बच्चों तक की पढ़ाई, तो बच्चों और पढ़ाई की बात है। दूसरी बात है युवाओं की और रोजगार की। तीसरी बात है बूढ़ों की और उनके पेंशन की, यानी उनके जीवन यापन की। किसानों चौथी की बात बात है है, हाँ, चौथी बात है महिलाओं की। महिलाओं की, और किसानों पांचवी, की। है ना, और पांचवी बात है बिल्कुल। किसानों की। तो जो ये 4 वर्ग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, इनसे जो संबंधित बातें हैं वो कह दी गई। अब जवान की जब बात आई है तो उसमें रोजगार की बात सबसे महत्वपूर्ण है, प्लान की बात ऑटोमेटिकली उससे जुड़ी है। जब बच्चों की बात आई है तो उसी बात में आई है कि ये पैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन के या एजुकेशन के और भी मामलात पर खर्च होने हैं, जो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सबको मिले, हर तरह के लोगों को 15 साल तक ऐसा एजुकेशन मिले कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए आगे भी। तो इसके लिए कहां से पैसे आएंगे? तो इसी संदर्भ में बात हुई कि शराबबंदी से जो पैसे आएंगे वो सीधे पढ़ाई के लिए खर्च किए जाएंगे। और जैसे जितने ज्यादा शराब पिएंगे उतने ज्यादा बढ़िया एजुकेशन होगा, उतने ही ज्यादा लोग ये जान जाएंगे कि शराब पीना ठीक नहीं है। तो ये एक साइकिल है जो जैसे ही कंप्लीट होगी तो जो सोशल तरीका है शराबबंदी का, जबरदस्ती नहीं, लोगों को जागरूक करके, वो एक लंबा प्रोसेस है और वो इसका इंटीग्रल हिस्सा भी है। तो उस पैसे से ही एजुकेशन हासिल होने में मदद मिलेगी। तो बजट भी हुई तो शराबबंदी की भी बात उसमें हो गई। हाँ, उस 5 पॉइंट में उसे लिखा नहीं गया है, लेकिन जब बात होती है तो ये बताया जा रहा है। तो आप इसलिए, और आपने ये आपने अभी कहा कि मुख्य, 5 पॉइंट में लिखा नहीं गया है। मेरा सवाल आदर्श जी एक और आ जाता है इसी पर, कि ये उपचुनाव का मैनिफेस्टो था। ये कहीं मैंने प्रशांत किशोर ने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज ये हमारी स्थापना दिवस है और हम ये लेकर आए हैं। उन्होंने ये उपचुनाव का कहीं मैनिफेस्टो, जिक्र नहीं हाँ, किया। ये उन्होंने उपचुनाव का मैनिफेस्टो, जिक्र नहीं किया सर। मैनिफेस्टो सिर्फ वादे होते हैं, उसे गिनाने के लिए होते हैं। तो वो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट ये होता तो है, वही बात हो गई 20-25 सर पेज कि का, अमित शाह ने एक बार कह दिया सबका था कि सब 15 सबके लाख रुपए पार्टी का, जाएंगे, जुमलेबाजी हो जाएगी। नहीं, सब ये सब तो सबके जुमला हो गया। पार्टी आप का, भी इस बात को लेकिन एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं आज। नहीं, ये जुमला नहीं है। इसीलिए इसमें उतनी ही बात लिखी गई है जो प्राइमरीली सबसे पहले की जानी है। तो ये 5 चीजें, प्राथमिकताएं बताई गई हैं, टोटल नहीं बताया गया कि हम क्या क्या काम करेंगे। हमारी ये 5 अब प्राथमिकताएं हैं। काम तो बहुत है। इसमें आदर्श जी इसमें क्या कहेंगे इस पर? इसमें सर एक सवाल अब ये रहेगा कि ठीक है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा 25 में, उसमें प्रशांत जी चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है सीटें जीतेंगे, हो सकता है कि सरकार बना ले। उपचुनाव में जो कैंडिडेट है वो लोग जीतेंगे, वो काम कैसे करेंगे? वो जो 5 बातें हो रही है उसका फंड कैसे आएगा, उसका रोड मैप कैसे आएगा? क्योंकि ये तो किसी सरकार के हिस्सा है नहीं, ना किसी एक गठबंधन में जाएंगे, जैसा कि इन्होंने अभी तक अपना प्लान बताया है लोगों के सामने। और तो तो और ये हमारे जो कैसे सूत्र पूरा बताते होगा? हैं वो 1 करोड़ रुपए का रोज का उनका खर्च है। हाँ, नहीं तो ये तो एक अलग मसला है। इस पे तो बार बार कहते हैं कि जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाया है पूर्व में, वो उनको फंडिंग करते हैं। वो लेकिन वो फंडिंग लोग करते क्या हैं और करेंगे? ईडी उनके जो यहाँ रेड बात नहीं वो करती फंडिंग है, क्योंकि करेंगे, वो फिर प्रशांत किशोर की मदद कैसे लेंगे? ये भी कहते हैं वो। नहीं अभी अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा इस बात को। नहीं नहीं, बिल्कुल। प्रशांत जी ने ये नहीं कहा। प्रशांत जी ने ये कहा है कि मैं किसी पद पे नहीं रहा हूं, जिस दिन मैं किसी पद पर रह जाऊंगा तो ईडी दूसरे ही दिन आ जाएगी इस बात को लेकर के। ये बात उन्होंने जरूर कही है एक इंटरव्यू में। लेकिन नहीं तो हाँ, उन्होंने तो सर उन्होंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हम क्या कहते हैं, अगर ईडी हमारे यहाँ रेड कर दे तो फिर हम तो हमसे जो लोग सेवा ले रहे हैं वो कैसे लेंगे फिर? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक क्रॉस द पार्टी लाइन सारे लोगों ने सेवा ली है पूरे भारत में।
लगभग एक दो जी बिल्कुल पार्टियां छोड़ बिल्कुल दें बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल लगभग बिल्कुल। सारी पार्टियों ने सेवाएं ली हैं। और जब आप इस तरह की सेवाएं देते हैं किसी को, तो आपका रिलेशन बहुत प्रगाढ़ होता है। सिर्फ वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रह जाता है, बहुत बेहतर आपसी रिलेशन और ये होता है। तो जो आपसी रिलेशन है वो तो लंबा चलता है, फिर सर एक प्रोफेशनल आखिरी रिलेशन भले ही सवाल टूट लेंगे जाए। आपसे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है हमारा ये डिबेट। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे। आपने कहा कि सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो चूंकि सबके लिए आपने पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, तो सबके लूप होल्स भी आप जानते होंगे। तो भारी किस पे पड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर? कहते हैं बी टीम है भाजपा की, कोई कहता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार पर भारी पड़ेंगे। तो इसमें देखिए, आपकी दो पार्टी का दो क्या? दो जी बस 30 सेकंड में आपको बताऊं कि यहाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल हल्ला सर। है कि बी टीम है। लोगों को कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वोट तोड़ने के लिए लाया गया है। आप देखिए, प्रशांत किशोर जब से आए हैं, और खास तौर से पिछले 4 5 6 महीनों में, आप देखिए कि मुसलमानों की पूछ अचानक से बढ़ गई है उन पार्टियों में जिन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया, और पिछले चुनाव में इस 18% वाले को छोड़ के 2-3% वाले को हेलीकॉप्टर में लेके कूदते घूमते रहे। तो सिर्फ इतने दिख रहा है, लेकिन आप ठीक से देखेंगे तो 44 साल के इतिहास में भाजपा में इस बार से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि वहां ये मतलब सदस्यता रिन्यूअल की कोई प्रक्रिया होती है। तो बिहार में 66 लाख उनके सदस्य थे, और अभी आप देखिए कि जो सदस्य की संख्या अभी फिर उन्होंने जो बनाई है वो बहुत स्लो चल दोबारा, रही है। तो उसके बाद भी वो 45 लाख ही है। ये रिन्यूअल के बाद है, तो वो 20 लाख 21 लाख कहाँ कहाँ गए? चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तो निश्चित रूप से वो तो आरजेडी में गए नहीं है। तो देखिए, बीजेपी एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए वो अपनी व्यवस्था के अनुरूप इन चीजों से लड़ने का प्रयास कर रही है और तरीका निकाला रिन्यूअल का। और जो छोटी पार्टियां हैं, जो एक दो तबके को जोड़ करके और एक बड़ा समूह बनाने का प्रयास करती हैं, उनका आधा तबका अगर खिसक जाएगा, और आधा तो पहले से 100% आपके साथ नहीं है, वो तो जगह और चेहरा देख करके आपके साथ होता है या अलग हो जाता है, तो उसमें उनका अस्तित्व की लड़ाई है। इनको अपने स्ट्रेंथ के लिए लड़ना है, उनको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। तो जिसको अस्तित्व के लिए लड़ना है वो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, जिनको अपना स्ट्रेंथ बचाना है वो खामोशी से काम कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसी का भी हो, फायदा बिहारियों का होने वाला है। सर मैं लास्ट नोट आदर्श जी से लेना चाहूंगा। आदर्श जी आप बताइए, प्रशांत किशोर, मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूं, प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में उनका क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका देख रहे हैं अब इतने डिस्कशन के बाद? देखिए, जो मेन पॉइंट ये है कि वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। अभी भी पहली लाइन की पार्टी में वो शामिल नहीं हो पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात की जो उम्मीद प्रशांत किशोर से थी लोगों को, जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा किया, जिस तरीके से शुरुआती दौर में उन्होंने बातें की, चुनाव में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गलत खेल गए हो, और इस खेल का दुष्प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। उनके छवि को नुकसान हुआ है, उनके पार्टी की छवि का नुकसान हुआ है। उनसे जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं मतलब बिखरती हुई दिखी है। हल्का भूकंप जो है, कम गति का भूकंप जो है वो आया है, प्रशांत किशोर और को मिलेगा? अभी बिल्कुल बहुत अग्नि परीक्षा से उनको गुजरना पड़ेगा। बहुत सारी परीक्षाएं अभी बाकी है। ये चुनाव अगर थोड़ा बहुत कमाल कर भी पाते हैं, हालांकि उम्मीद नहीं है, एक भी सीट नहीं जीतने जा रहे हैं इस उपचुनाव में, लेकिन अगर गलती से एक आप सीट कह रहे हैं पार्टी एक भी की सीट जीतने वाले नहीं जाने वाले हैं? नहीं, सीट नहीं एक भी जीतने सीट जा नहीं रहे हैं, जीतेंगे एक वो? भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं। और हर सीट पे सर तीसरे ऐसे मत नंबर बोलिए, पे इतने इनकी बड़े पार्टी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा इस बात पर। नहीं, ये आप क्योंकि ये तो लाइव जाएगा ही, ये दर्शक देखेंगे भी। हर सीट बिल्कुल। हारेंगे, और हर सीट पे वो तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी जो है वो रहने कारण वाली है। अब मुझे कारण भी गिनवा दीजिए प्लीज, जल्दी से। कारण में सबसे पहली बात की जल्दी जल्दी में उनका चुनाव में आना, गलत प्रत्याशियों का चयन, जो सपना, जो सब्जबाग उन्होंने दिखाया था उसके ठीक विपरीत काम करना, स्टैंड का क्लियर नहीं होना, और तैयारी नहीं है उनकी। क्योंकि जो कैंडिडेट है वो पहले से तैयार नहीं थे, वो पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि उनको चुनाव लड़ना है, या वही चुनाव लड़ेंगे ये लोगों अचानक को से भी उन्होंने पता है। अनाउंस कर दिया नाम?
जी, तो इसका दुष्प्रभाव जो है, क्योंकि एक रणनीतिकार की जो भूमिका होती है, वो अपने ही पार्टी की रणनीति बनाने वो एक में स्ट्रेटेजाइज होती है, वो स्ट्रेटेजी के तहत हाँ, होती है, बिल्कुल। वो इस बार वो विफल मतलब साबित हुए हैं इस उपचुनाव में। 25 में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन उपचुनाव में वो धराशायी उनकी पार्टी होने जा रही है। कोई उम्मीद इस चुनाव में नहीं लगाया जा सकता। चूंकि आपने इस तरह के पॉइंट्स बोल दिए, मैं गाजी सर के पास एक बार फिर से लौट रहा हूं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें आखिरी में? जी बिल्कुल। चुनाव में निश्चित रूप से जीत होगी और बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहेगा। परसेंटेज ऑफ वोट में शेयर भी हमारा बहुत बेहतरीन होने वाला है। और दूसरी जो प्रमुख बात यह है कि गंगा के दक्षिण में अभी तक पदयात्रा नहीं हुई और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां हमारा संगठन भी नहीं बना है, क्योंकि जहां पदयात्रा हो चुकी है वहीं संगठन बनता। उसके बावजूद हमें ऐसा समर्थन मिल रहा है और इस तरह से लोग इसके तरफ झुकाव आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको सकारात्मकता से ही देखा जाना चाहिए। तो देखा आप सभी ने, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस डिबेट को, मैं आपको बता दूं अभी जो डिबेट हुई प्रशांत किशोर को लेकर, बिहार की राजनीति में उनकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर हुई, जिसमें बहुत सारी बातें खुलकर डॉक्टर गाजी ने कही और आदर्श जी ने कही। उसमें जो मुख्य अहम मुद्दे जो हमने उसमें नोट किया कि एक तो प्रशांत किशोर जल्दबाजी में पार्टी बना के अपने उपचुनाव में कूद पड़े। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि चूंकि बहुत ऐसी जगह पर उनका संगठन तैयार नहीं है, बावजूद उसके अपार समर्थन मिल रहा है प्रशांत किशोर को, तो ये जरूर कहना होगा कि उपचुनाव जो है प्रशांत किशोर के लिए करो या मरो वाली स्थिति होगी। और प्रशांत किशोर के लिए ये समझ लीजिए कि उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल होगा। फाइनल 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए यहीं से रणनीति आगे बनेगी। आगे देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर क्या भूमिका में रहते हैं, क्या वो वोट कटवा रहते हैं, क्या वो सच में जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहे थे आज तक, वो फिर से उसी भूमिका में रहेंगे और अपनी बाजी मार लेके जाएंगे। क्योंकि पिछली बार एक एमएलसी का चुनाव में भी उनका देखने को मिला था, उन्होंने जो कहा था और दावे के साथ कहा था कि एमएलसी हमारे वहां से जीतेंगे, और उन्होंने जितवा लिया। तो ये जो अभी जो उपचुनाव में जो सीटें हैं, जिन जिन 4-5 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें प्रशांत किशोर की जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो ही उनका भाग्य तय करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूंगा डॉक्टर गाजी, जो फाउंडर मेंबर है प्रशांत किशोर के और बहुत फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा पॉलिटिकल एनालिस्ट आदर्श सिंह जी का कि उन्होंने अपना कीमती समय बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए दिया। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।